नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरओ एआरओ प्रीवियस ईयर शार्ट क्वेश्चन पेपर के तहत मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्नों को। इस सीरीज का ये मेरा 8वां लेक्चर है और मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ ये मेरा 5वां और अंतिम लेक्चर है। तो अभी तक अगर आपने इस सीरीज के सभी लेक्चर्स को एक क्रम से नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जाकर के उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नों पे आए उससे पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की तरफ से आरओ प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक फाउंडेशन कोर्स बनाया गया है, जिसमें कि आपका आरओ एआरओ के पूरे प्री और मेंस के सिलेबस को कवर किया जाता है। तो सभी टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स इसमें आपको मिलते हैं, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के पीडीएफ नोट्स मिलती है, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज मिलती है, इसके अलावा मुख्य परीक्षा के लिए पूरा उत्तर लेखन का कार्यक्रम चलाया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर आप आरओ एआरओ की परीक्षा देना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसमें सभी कुछ समाहित है। आपको इसके बाद किसी मटेरियल, किसी सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। केवल और केवल एक रिक्वायरमेंट रहेगी कि आप अपनी तरफ से पूरी तरह से इस एग्जाम के लिए मेहनत करिए। सारे रिसोर्स हम आपको उपलब्ध कराएंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से आप तैयारी कर पाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप 955067425546 पर हमें व्हाट्सअप कर दें। आरओ एआरओ फाउंडेशन बैच लिख करके सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो चलिए अब सीधे आते हैं हम प्रश्नों की तरफ। तो अभी तक कुल 200 प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे और 201वें प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करते हुए अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? 1861 में, 1851 में, 1871 में, 1881 में। तो निश्चित रूप से ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। 1861 उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत ये स्थापित किए गए 3 जगहों पर। ठीक है, अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया? रामगढ़ अधिवेशन 1940, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को हमने बड़े विस्तार से पढ़ा है, उसके प्रावधानों को तो पढ़ा ही पढ़ा है, साथ ही हमने ये भी समझा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के पीछे ब्रिटिश राज की क्या सोच काम कर रही थी, किस प्रकार से ब्रिटिश राज ने राजाओं को कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास किया था, ये सब चीजों को हमने पढ़ा था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को लखनऊ के अधिवेशन में कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, किंतु 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने भाग लिया और कुल 28 महीने कांग्रेसी सरकारें जो है स्थापित रही। और जब लॉर्ड लिनलिथगो ने यह घोषणा कर दी अक्टूबर 1939 में कि अब द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा भारत भी बन गया है, तो इस पर कांग्रेसी सरकारों ने अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ए जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना बी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने पहली बार एक संघ की बात की, और वो संघ किससे मिलकर के बनना था? तो ब्रिटिश भारत से और नेटिव स्टेट देसी रियासतों से मिलकर के बनना था। तो ये पहली बार एक संघ की परिकल्पना 1935 के भारत सरकार अधिनियम में की गई। हालांकि हम जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान में 1935 के अधिनियम से एक बहुत बड़ा हिस्सा उठा करके डाला गया है, लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू ने इसे यानी भारत सरकार 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा। और संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू भी थे, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी वही हुए, अंतरिम सरकार के मुखिया भी वही थे आजादी से पूर्व। तो उन्हीं के समय बहुत बड़ा हिस्सा उठा करके संविधान में डाल दिया गया। ठीक है, अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में अधिनियम है और सूची 2 में वर्ष भी है, और उस अधिनियम ने क्या व्यवस्था दी, ये है प्रश्न। ठीक है,
तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी भारत शासन अधिनियम 1935, सी लखनऊ समझौता और डी भारत शासन अधिनियम। तो पहले तो हम इनका मैचिंग कर लेते हैं, फिर एक एक करके सबको हम समझने का काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे आसान से शुरू करते हैं, आपके लिए कोई भी आसान हो सकता है, हालांकि इसमें सारे आसान ही ऑप्शन है, लेकिन हम प्रारंभ करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 से। इसने द्विशासन डायआर्की की व्यवस्था प्रांतों के लिए प्रपोज की, ठीक है। तो डी का वन हमें कहां दिख रहा है, बी में दिख रहा है और डी में दिख रहा है, यानी ए हमारा उत्तर नहीं होगा और सी हमारा उत्तर नहीं होगा, या तो बी हमारा उत्तर होगा या हमारा डी उत्तर होगा, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 ने प्रांतों को तो स्वायत्तता दे दी, तो 1919 के अधिनियम में जो प्रावधान डायआर्की का था उसको हटा दिया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम से, ठीक है। तो बी का 4, अब बी का 4 हमें कहां दिख रहा है, तो बी का 4 हमें दिख रहा है केवल और केवल डी में, बी में हमें ये 3 दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के जो हमारा उत्तर है वो है डी। अब समझ लेते हैं एक एक करके, डी हमारा उत्तर है, ठीक है। तो देखिए ये 1909 का जो अधिनियम था, इससे जुड़ा है लॉर्ड मिंटो मार्ले रिफॉर्म से बोला गया, और इसी के माध्यम से क्या दिया गया, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी गई, सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था दी गई, ठीक है। तो ए का 3 यहां पे देखें डी में है। इसके अलावा लखनऊ समझौते में क्या हुआ, तो लखनऊ समझौते 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक पैक्ट हुआ जिसे हम लखनऊ पैक्ट के माध्यम के नाम से जानते हैं। और ये जो लखनऊ पैक्ट था, इसमें कांग्रेस ने जो एक निर्णय लिया, कई इतिहासकार ये बताते हैं कि इसी ने उस नींव को तैयार कर दिया जो बाद में पाकिस्तान के रूप में एक इमारत बन करके खड़ी हुई। तो शुरू से, प्रारंभ से पृथक निर्वाचन व्यवस्था का कांग्रेस ने विरोध किया, लेकिन 1916 में कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन व्यवस्था को मान्यता दे दी अपनी, और ये बहुत बड़ी गलती कही गई। तो बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के प्रयास से ये हुआ। तो सी का 2 आप देख रहे हैं डी में है। और इसके अलावा जो है ये भारत शासन अधिनियम 1919, इसने द्विशासन व्यवस्था को प्रारंभ किया। डायआर्की को हमने बड़े विस्तार से समझा है कि डायआर्की का मतलब क्या। इसका मतलब ये कि जैसे आज दिल्ली की सरकार चल रही है, यानी बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिस पर गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम करेगी, और कुछ विषय ऐसे हैं जो कम महत्वपूर्ण है, ऐसे विषय भारतीय जो मंत्री होंगे उनके हाथों में दिया गया। क्या क्या दिक्कतें थी डायआर्की की, भारतीय मंत्रियों की क्या वास्तविक शक्तियां थी, ये तक मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो 1919 का ये अधिनियम और फाइनली 1935 के अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता को तो सुनिश्चित कर दिया, प्रांतों से डायआर्की हटा ली गई, लेकिन डायआर्की को केंद्र में लेकर के आया गया, ठीक है। अगला 205, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया। ए बिहार अकाल 1873, बी राजपूताना अकाल 1868-69, सी मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल 1866-67, डी उड़ीसा अकाल 1866-67, ठीक है। तो किसको प्रकोप का समुद्र कहा गया, तो निश्चित रूप से ये उड़ीसा अकाल 1866-67 था। तो ये जो अकाल था ये केवल उड़ीसा में ही नहीं पड़ा, ये उड़ीसा में भी पड़ा, मद्रास में भी पड़ा, उत्तरी बंगाल में भी पड़ा, बिहार में भी पड़ा, लेकिन इसका जो प्रभाव था वो सबसे अधिक उड़ीसा में देखने को मिला, और इसीलिए हम उड़ीसा अकाल 1866-67 इसको मानते हैं। और कहा जाता है कि 10 लाख से अधिक लोग भूख से मर गए, तो बहुत बड़ा यह अकाल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो कुल 11 राज्यों में चुनाव हुए थे, कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था, यही प्रश्न पूछा जा रहा था, यानी सरकार कहां नहीं बनी थी। तो मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंगाल और पंजाब, तो इसमें से कहां पर सरकार नहीं बनी थी, निश्चित रूप से बंगाल। 1937 की बात हो रही है, बंगाल,
क्या है? मुस्लिम बहुल उस समय। पंजाब क्या है? मुस्लिम बहुल। तो एक बंगाल, एक पंजाब और तीसरा सिंध। इन 3 जगहों पर कांग्रेस की सरकारें नहीं बन पाई थी। ठीक है, तो 3 और 4 हमारा उत्तर क्या है? बी। बाद में तो जाकर के जिन्ना कुरान के नाम पर, पृथक राष्ट्र, इस्लाम के नाम पर, खुदा के नाम पर वोट मांगने लगे और भर भर के वोट उनको मुस्लिम मेजॉरिटी क्षेत्रों से मिला भी, और इसीलिए उनके पास इतनी बड़ी ताकत आ गई। मैं किसी का वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, तो वो ये कह रहे थे कि अरे जिन्ना तो अकेले ही नेहरू जी को, सरदार पटेल को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यानी इधर की जितनी लीडरशिप थी उन सबको परेशान करके रख लिया, और टाइपराइटर की मदद से जिन्ना ने पाकिस्तान ले लिया। और बड़ा वो प्रसन्नता से बता रहे थे कि कितना जो है योद्धा लड़ाका जिन्ना थे। अरे जिन्ना को ताकत जो है उन मुस्लिम वोटों ने दिया था, जो कुरान के नाम पे मांगा गया था, पृथक निर्वाचन के नाम पे माना गया था। और आयशा जलाल स्पष्ट रूप से कहती हैं कि अगर उस चुनाव में 1945 के चुनाव में अगर इस तरह की वोटिंग पैटर्न नहीं मुस्लिम लीग के पक्ष में गया होता तो जिन्ना की आवाज दब जाती। लेकिन जिन्ना ने किसी विकास, किसी डेवलपमेंट के लिए वोट नहीं मांगा था, और भर भर के वोट मिला था। कोई और नहीं बल्कि मौलाना आजाद ने कहा था, जो कांग्रेस के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बंगाल और पंजाब में तो जिहाद हो गया, जिहाद, धर्म युद्ध। मतलब इतना मेजॉरिटी में मुस्लिम लीग बंगाल और पंजाब में जीत करके आई। तो ये कोई जिन्ना की अपनी काबिलियत नहीं थी। जिन्ना के पास एक फौज थी जो डायरेक्ट एक्शन डे को अंजाम दे सकती थी। ये ताकत थी जिन्ना की। और कोई बहुत मतलब वो दिमाग की ताकत थी, उनके साहस की ताकत थी, ये नहीं था। उनके पास एक फौज थी, और वो फौज इतनी खतरनाक थी कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमने सर दर्द के लिए अपना सर कटा लिया, कि हमें ऐसा सर दर्द मुस्लिम लीग दे रही थी कि हमने अपना सर कटाना मंजूर कर लिया, यानी भारत का विभाजन मंजूर कर लिया। अब आप सोच के देखिए कि वो सर दर्द कैसा हो सकता है जिसके दर्द से छुटकारा पाने के लिए आपका मन करे कि कोई मेरा गला काट दे। लेकिन अब ऐसी ऐसी व्याख्या और इतने बड़े लोग के द्वारा ये कहा गया, मैं तो मतलब हतप्रभ रह गया कि ये क्या कह रहे हैं। इस तरह की बातें मैं बहुत करता नहीं हूं, लेकिन बात आ गई तो हो गई। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव की बात हो रही है। कुल 11 में से 5 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई। बंबई, असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके आ गई। तो यहां पर 5 में बहुमत मिला, बंबई, असम और पश्चिमोत्तर प्रांत यानी 3 में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार गठित हुई, और 2 प्रांतों में, एक तो पश्चिमोत्तर प्रांत और दूसरा असम में गठबंधन सरकार का गठन किया गया। कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार गठित हुई, 6 में डायरेक्ट और 2 में गठबंधन से। बंगाल, पंजाब और सिंध में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ, कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? ए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, बी महात्मा गांधी ने, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो निम्नलिखित में से रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। तो आपसी एक्सचेंज हो गया दोनों लोगों का। उन्होंने महात्मा कहा, इन्होंने महान प्रहरी कहा। ठीक है, अगला। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो निश्चित रूप से उत्तर हमारा है डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से किसी ने पूछा कि ईश्वर के अस्तित्व पर आपका क्या विश्वास है, ईश्वर है या नहीं है? तब इन्होंने कहा कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना शेष बचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
बक्सर का युद्ध, तो निश्चित रूप से बक्सर का युद्ध तो 1764 में ही हुआ था। सहायक संधि, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप में समाप्त हो गया 1833 में। 1813 में क्या हुआ था, तो एकाधिकार तो समाप्त किया गया था 13 में, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बच गया था, जिसे 1833 में समाप्त कर दिया गया था। डी, ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना, यह 1813 में खोला गया था, मतलब एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तो सबके लिए वो खुल गया, मार्ग मोनोपोली समाप्त हो गई तो सबके लिए रास्ता खुल गया। 1833 में पूर्ण रूप से कर दिया गया, तो ये भी सुमेलित है। अब ये जो सहायक संधि प्रणाली है, जिसका बखूबी लॉर्ड बेलेजली ने उपयोग किया, हालांकि इलाहाबाद की संधि के प्रावधानों को पढ़ेंगे आप, जो शाह आलम के बाद हुई थी, अवध के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच दो संधि हुई थी, एक शाह आलम के साथ हुई थी और एक अवध के नवाब के साथ हुई थी। तो अवध के नवाब के साथ जो संधि हुई थी, उसकी शर्तों को आप पढ़ेंगे तो वो आपको फीलिंग देगी सहायक संधि वाली। उसमें भी ये प्रावधान था कि अवध की सुरक्षा का भार जो है अंग्रेज लेंगे, एक सेना रखी जाएगी, इस तरह का प्रावधान उसमें भी था, ठीक है। लेकिन मूल रूप से हम सहायक संधि के जन्मदाता के रूप में लॉर्ड बेलेजली को जानते हैं। हालांकि डुप्ले ने भी इसका प्रयोग किया था, लेकिन सबसे अधिक सफलतापूर्वक लॉर्ड बेलेजली ने ही इसका प्रयोग किया। तो ये जो सहायक संधि व्यवस्था थी, ये 1798 में प्रारंभ की गई लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। 1863, ये जो ऑप्शन है ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 1798 सहायक संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी जवाहरलाल नेहरू, डी जेबी कृपलानी। तो प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति थे जवाहरलाल नेहरू, सी हमारा उत्तर है। अगला, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सी जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्यवाही से, डी हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। तो भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्यवाही और हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही। तो ऑपरेशन पोलो जुड़ा है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। तो हैदराबाद के निजाम जो कि उस टेरिटरी पर शासन कर रहे थे जिसमें बहुसंख्यक हिंदू प्रजा थी और बहुत भारी भरकम राज्य था हैदराबाद का, जो 565 रियासतें थी, जो नेटिव स्टेट था, उसमें सबसे नंबर 1 पर हैदराबाद ही था, आर्थिक रूप से भी और क्षेत्रीय विस्तार भी हैदराबाद का बहुत बड़ा था। और हैदराबाद ये चाहता था कि वो पाकिस्तान से मिल जाए या फिर अपने स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा कर दे। तो हिंदू प्रजा बहुल क्षेत्र में शासन कर रहे थे निजाम, और कासिम रिजवी जो कि एक प्रकार से डिफेक्टो निजाम बन चुका था, उसके जो रजाकार सैनिक थे वो बड़े पैमाने पर कत्लेआम मचा रहे थे हिंदुओं का, और ये धमकी भी दी जा रही थी गृह मंत्री महोदय को, सरदार पटेल को, कि अगर आप कोई डिस्टरबेंस करेंगे तो लाखों हिंदुओं का गला काटा जाएगा। लेकिन स्पष्ट रूप से बहुत चुनौतियों का सामना करते हुए भी सरदार पटेल जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति ने कहा कि नहीं, निजाम को तो उसकी औकात दिखानी है। तो 13 से 18 सितंबर के बीच सैनिक कार्रवाई की गई 1948 में। तो केवल और केवल 5 दिन निजाम की सेनाएं टिक पाई। तो ऑपरेशन पोलो बहुत अच्छे से सफल हुआ और निजाम घुटनों पर आकर के बैठ गया, रचकार सारे भाग गए और हैदराबाद आज भारत का हिस्सा है, जैसा कि हम जानते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ तो संगठन है और दूसरे तरफ व्यक्ति हैं। तो ए यंग बंगाल आंदोलन, बी बहिष्कृत हितकारिणी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। तो यंग बंगाल आंदोलन तो बहुत अधिक हम जानते हैं कि इसकी चर्चा है, लगभग प्रश्न पूछा जाता है। हेनरी बिबियन डेरोजियो,
इसके बाद थियोसोफिकल सोसाइटी तो कर्नल अलाकार्ट और मैडम ब्लोत्स्की इन दोनों ने मिलकर के बनाया, और फिर इसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया किसने, तो एनी बेसेंट ने। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान ने बनाया 1888 में कांग्रेस के विरोध में। बहिष्कृत हितकारिणी इसे ज्योतिबा फुले ने नहीं बनाया बल्कि इसे डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया। तो बी यही सही सुमेलित नहीं है, तो बी सही सुमेलित नहीं है, तो ज्योतिबा फुले ने इसे नहीं बनाया। इनका अभियान था सत्य शोधक समाज, ठीक है। गुलामगिरी नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी। अगला, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे, तो अब ये पुस्तकों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसके आगे देखेंगे तो कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे, ए कोलिन क्लर्क, बी विलियम विल्सन हंटर, सी चार्ल्स एलियट और डी विलियम डिग्ली। तो विलियम विल्सन हंटर 213 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, किसकी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जवाहरलाल नेहरू की, मौलाना अबुल कलाम आजाद की और डी हुमायूं कबीर की। तो निश्चित रूप से इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है मौलाना अबुल कलाम आजाद की। मौलाना अबुल कलाम कांग्रेस के लगातार लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष होने का भी गौरव इन्हें प्राप्त है। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम सेम वही प्रश्न है, देखिए दोहराव प्रश्नों का, के लेखक हैं ए के आजाद, बी एम के गांधी, सी एम ए अंसारी, डी सरोजनी नायडू। तो निश्चित रूप से ए के आजाद 215 का हमारा उत्तर है ए। अगला, स्पीकिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की, राम प्रसाद बिस्मिल की। तो स्पीकिंग टाइगर पुस्तक है जीवनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी, एचिसन आयोग, ए, बी हाब हाउस आयोग, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, डी लार्ज कार्नावालिस द्वारा। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। 217 का हमारा उत्तर है सी। मॉन्टेग्यू ने अपनी घोषणा में यह कहा कि भारतीयों को अधिक से अधिक उत्तरदायी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व उनका बढ़ाया जाएगा, और फाइनली इसी घोषणा के आधार पर जो अधिनियम आया 1919 का, इसमें प्रावधान किया गया और पहली बार 1922 में ये परीक्षा एक साथ आयोजित हुई, भारत में भी और ब्रिटेन में भी। अगला, ब्रिटिश औपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया, इसे जरूर पढ़िएगा गूगल पे सर्च करके, फिरंगिया। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था, मनोरंजन, रंजन प्रसाद, त्रिलोकी सिंह, राजेंद्र पांडे। तो निश्चित रूप से हमारा इसका उत्तर है ए, मनोरंजन, ठीक है। ये लेटेस्ट प्रश्न है, आरओ यारो प्री 2021 में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, कुलदीप नायर, मुजफ्फर अली, विनोद मेहता, नूरुल हसन। तो लखनऊ बॉय पुस्तक लिखी गई है विनोद मेहता के द्वारा। तो 2219 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, प्रश्न ये है। बी डी सावरकर, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आरसी मजमूदार, द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, सी राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवोल्ट 1857 to 58, एस बी चौधरी, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज 1857 to 1859। तो बी डी सावरकर ने एक पुस्तक लिखी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये पुस्तक काफी प्रसिद्ध रही क्रांतिकारियों के बीच में। उस समय जबकि पुस्तकों का मूल्य 1-2 रुपए होता था, कहते हैं कि इसकी कापियां हजारों रुपए में बिकी। और आरसी मजमूदार, तो द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी सही सुमेलित है।
राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट, तो अवध इन रिवोल्ट 1857-58 रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये राधा कमल मुखर्जी इससे सुमेलित नहीं है। एसबी चौधरी सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज, तो ये भी सुमेलित है। तो 220 का हमारा जो उत्तर है वो है सी, रुद्रांशु मुखर्जी। ठीक है, अगला, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? भगत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, बिपिन चंद्र पाल ने। तो लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो बाल गंगाधर तिलक के नाम बहुत सारे अन्य कार्यों का भी उनको श्रेय प्राप्त है, जिसमें कि अब ये लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, और सबसे जो प्रसिद्ध हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का महोत्सव और गणपति महोत्सव, ये बहुत प्रसिद्ध। आज इतने बड़े पैमाने पर गणपति महोत्सव हम देखते हैं बंबई में मनाया जाता है। निश्चित रूप से उसकी रूपरेखा इन्होंने ही तैयार की। ठीक है, उसे भव्य स्वरूप देने का इन्होंने ही कार्य किया। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है संपादक लेखक, दूसरे तरफ है अखबार पत्रिका पुस्तक। अरबिंदो घोष वंदे मातरम, गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। अब कौन सा सुमेलित नहीं है यही खोजना है। तो अरबिंदो घोष वंदे मातरम ये सही सुमेलित है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया ये भी सही सुमेलित है। महात्मा गांधी यंग इंडिया ये भी सही सुमेलित है। गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह ये महात्मा गांधी ने लिखा है, इससे गोपाल कृष्ण गोखले जुड़े हुए नहीं हैं। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में लेखक है, सूची 2 में पुस्तक है। अब इन्हें हमें सुमेलित करने का काम करना है, ये सुमेलित नहीं है। आरओ मेंस 2017 इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो जो ऑप्शन आपको सबसे आसान लगे उसी को लेकर के प्रयास प्रारंभ आपको करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मेरे लिए जो सबसे आसान होगा वो होगा बीडी सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बीडी सावरकर ही वो पहले व्यक्ति थे आजादी से पूर्व के भारत में जिन्होंने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि ये जो 1857 में घटना घटी थी वो असल में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो आजादी से पूर्व 2 लोगों ने लिखा, सर सैयद अहमद खान ने भी लिखा, लेकिन उनके ऊपर तो ब्रिटिश प्रभाव था निश्चित रूप से। ठीक है, तो ए का 2 हमें कहां दिख रहा है? ए में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है, यानी सी और डी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके अलावा अशोक मेहता ग्रेट रिवेलियन। ठीक है, इसको डी समझिए, ये सी ही हो गया है, डी है। तो डी का 1 हमें कहां दिख रहा है? डी का 1 हमें यहां दिख रहा है। ठीक है, डी का 1 हमें यहां दिख रहा है। तो ए हमारा उत्तर है। ठीक है, ए हमारा उत्तर है। आइए एक बार मिलान कर लें। ए का 2 द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ए का 2। इसके बाद बी का 3 तो आरसी मजमूदार द सिपाही म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। सी का 4 एसबी चौधरी सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज। और डी का 1 अशोक मेहता द ग्रेट रिवेलियन। ठीक है, ये सी 2 बार लिख दिया गया है, ये डी ही है। तो डी का 1, तो यही हमारा ए उत्तर है 223 का। आगे बढ़ते हैं। 224 कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस के संपादक थे GN नटेशन, BP सीतारमैया, रामानंद चटर्जी, HN मित्रा। तो कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस के संपादक थे GN नटेशन। ये कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस किताब में 1885 से लेकर 1934 तक जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए, उस अधिवेशन में जो कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपना संबोधन दिया उनको जो है संग्रहित किया गया है। ये काम इसके तहत हुआ है। ठीक है, 1885 से 1934 तक ये पुस्तक 2 वॉल्यूम में निकाली गई है। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। अगला, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर
का लेखक कौन है? दुर्गादास, वेब मिलर, फ्रैंक मोरिस, लुई फिशर। तो इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक हैं दुर्गादास। तो 225 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध है भारतीय राज्यों के एकीकरण से, भारत की स्वतंत्रता से, पोखरण नाभिकीय विस्फोट से, केंद्र में एनडीए सरकार के गठन से। तो दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध है भारत की स्वतंत्रता से। एंथनी रीड और डेविड फिशर ने इसे लिखा हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित है ये पुस्तक। अगला, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। अब इन्हें क्या करना है? तो इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये सभी कालानुक्रम में व्यवस्थित ही हैं। ये हमारा उत्तर है। सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशिका सभा, फिर लैंड होल्डर सोसाइटी, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और इन सब में सबसे अंत में इंडियन लीग की स्थापना। तो 227 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आइए इन सबको एक बार देख लें। तो देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसे जमींदारी एसोसिएशन कहा गया, द्वारिकानाथ टैगोर के प्रयासों से 1838 में कलकत्ता में स्थापित हुआ। इसे भारत का प्रथम राजनीतिक संस्था माना जाता है, हालांकि ये जमींदारों के हितों की बात करने वाली संस्था थी। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, तो लैंड होल्डर सोसाइटी के विपरीत देश के सभी वर्ग के लोगों के कल्याण और ब्रिटिश प्रशासन के सामने उनके अधिकार संबंधित मांग को रखने के लिए 1843 में जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। इसके बाद इंडिया लीग, तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष ने बंगाल में 1875 में इसकी स्थापना की। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, तो ये 1836 में स्थापित हुई, सबसे पहले यही स्थापित हुई। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, बी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, सी, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908। तो 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन बंगाल में बहुत तेजी से प्रारंभ हुआ, और यही वो दौर था जब क्रांतिकारी गतिविधियां भी देश में काफी तेजी से बढ़ी, और इन सब को दबाने के लिए कानूनों की एक श्रृंखला ब्रिटिश सरकार ने जारी की, जिसमें से सबसे पहले राजद्रोही सभाओं का अधिनियम था, जो कि 1907 में आया। ठीक है, और उसके बाद ये सभी कानून 1908 में आए। तो इसमें से सही सुमेलित ए नहीं है, क्योंकि ये 1908 की बात नहीं है, ये 1907 की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो फाल्गुन, माघ, पौष, चैत्र। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र है और सबसे अंतिम महीना है फाल्गुन। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर है। 229 का उत्तर हमारा डी है। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? 10, 12, 14, 16। तो निश्चित रूप से महाकुंभ मेला 12 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। तो महाकुंभ 12 वर्ष पे और 6 वर्ष पे कुंभ, या फिर कहते हैं कि 12 वर्ष पे कुंभ और 6 वर्ष पे अर्धकुंभ। भारत के 4 जगहों पर ये आयोजित होता है। एक तो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन 4 जगहों पर इसका आयोजन किया जाता है 12 वर्ष पर। अगला, निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? अधिक सभ्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। तो लोक संस्कृति से हम क्या समझते हैं, यह विषय है। अधिक सभ्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, नगरीय लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, आधुनिक समाज के लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। तो सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी को ही हम लोक संस्कृति समझते हैं। अगला, बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो बिहू असम का लोक नृत्य है।
232 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का, केरल का? तो पोंगल त्योहार है तमिलनाडु का और ये मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तो पोंगल बी हमारा उत्तर है, तमिलनाडु। अगला, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, केरल में। तो लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में, लेप्चा और भोटिया समुदाय के द्वारा यह मनाया जाता है। तो हमारा उत्तर जो है वो है सी। वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है वह है तोड़ी, दरबारी, भोपाली, भीम, पलासी। तो देखिए रागों की संरचना यहां समय के हिसाब से की गई है, यहां तक कि ये मौसम के हिसाब से भी है और पहर के हिसाब से भी है। तो एकदम सुबह जो राग गाया जाता है उसे कहते हैं राग तोड़ी, ठीक है। तो सुप्रभात में गाया जो जाता है उसे राग तोड़ी कहते हैं। राग दरबारी जो कि रात में गाया जाता है, और राग भोपाली जो कि गाया जाता है संध्या के समय, और राग भीम पलासी इसको गाया जाता है दोपहर के अंतिम घड़ियों में। तो ये हमारा ए उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं ज्योतिष से, राजनीति से, पर्यावरण से, संगीत से। तो निश्चित रूप से शास्त्रीय संगीत में बहुत बड़े नाम हैं पंडित भीमसेन जोशी, और इन्हें 2009 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। शास्त्रीय ये गायक थे, किराना घराना से ये जुड़े हुए थे। तो संगीत के घराने हैं, उसी में ये किराना घराने से जुड़े हुए हैं, और ख्याल गायन में इनकी प्रमुखता थी, ठीक है। तो डी हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? मीर, अमीर खुसरो, फिराक, गालिब। तो देखिए निम्नलिखित में से मीर का भी जन्म और गालिब का भी जन्म आगरा में हुआ था। गालिब अपने अंतिम दिनों में दिल्ली में थे। 1857 की क्रांति जब हुई तो गालिब दिल्ली में ही थे, और मीर अपने अंतिम दिनों में लखनऊ में थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें तो 237 का जो हमारा उत्तर है ये और डी दोनों है, ठीक है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं गलत प्रश्न है। अगला, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? नथु खान ने, रहीमुद्दीन खान ने, सुजान खान ने, अब्दुल करीम खान ने। तो शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी रहीमुद्दीन खान ने। तो 238 का हमारा उत्तर है बी। जैसा कि हम जानते हैं कि निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? ए नथु खान, बी रहीमुद्दीन खान, सी सुजान खान, डी अब्दुल करीम खान। तो निम्नलिखित में से शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देने वाले थे रहीमुद्दीन खान। तो शंभू महाराज लखनऊ घराना से जुड़े हुए थे, और शंभू महाराज प्रसिद्ध कथक नर्तक थे, जैसा कि हम जानते हैं। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न मैचिंग का आ गया, सुमेलन का आ गया। तो एक तरफ तो नृत्य है और दूसरी तरफ वो नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है, ये सूची 2 में बताया गया है। दोनों को सुमेलित करना है। तो हम सबसे आसान से शुरू करेंगे। कथक उत्तर प्रदेश, जैसा कि हम जानते हैं, तो बी का 4, और भरतनाट्यम तमिलनाडु, ठीक है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु ए का 1, ए का 1 हमें कहाँ दिख रहा है? ए का 1 हमें केवल और केवल बी में दिख रहा है। तो बी ही हमारा उत्तर है। ए का 1 यानी भरतनाट्यम तमिलनाडु, बी का 4 यानी कि कथक उत्तर प्रदेश, सी का 3 यानी कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और डी का 2 यानी कि मोहिनी अट्टम केरल। यही हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में क्षेत्र है और सूची 2 में कलाकार हैं। तो कौन से वाद्य यंत्र के लिए कौन से कलाकार प्रसिद्ध हैं? ये है, तो एक तरफ है ख्याल, पखावज, बीड़ा वादन, तबला। सूची 2 में है सूरज खान, सादिक अली खान, पंडित अयोध्या प्रसाद और बीरू मिश्रा। ठीक है, तो देखिए वीणा वादन से जुड़े हुए हैं सादिक अली खान, सी का 2। ठीक है, वीणा वादन से जुड़े हुए हैं सादिक अली खान और बी का 2 हमें कहां दिख रहा है? तो बी का 2 हमें केवल सी में दिख रहा है, तो यही सी हमारा उत्तर है। यानी ए का 1 ख्याल सूरज खान, बी का 3 पखावज पंडित अयोध्या प्रसाद और सी का 2 वीणा वादन सादिक अली खान और डी का 4 तबला बीरू मिश्रा। तो यही हमारा 240 का उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? ए बिलायत खान सितार, बी अल्लाह रखा तबला, सी हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी और डी अमजद अली खान पखावज। तो देखिए ए, बी और सी ये तीनों सही सुमेलित हैं, केवल डी सही सुमेलित नहीं है। अमजद अली खान पखावज से नहीं जुड़े हुए हैं बल्कि ये प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। तो 242 का हमारा उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? ए 1975, बी 1965, सी 1985, डी 1995। तो भारतेंदु नाट्य केंद्र की स्थापना हुई 1975 में, जो कि 1981 में भारतेंदु नाट्य अकादमी के नाम से परिवर्तित हो गया। तो पहले इसका नाम केंद्र था, भारतेंदु नाट्य केंद्र जब इसकी स्थापना हुई 1975 में, और फिर 1981 में भारतेंदु नाट्य अकादमी इसका नाम हो गया। ठीक है, तो ए हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? लखनऊ में है, वाराणसी में है, मथुरा में है, इलाहाबाद में है। तो निश्चित रूप से ये लखनऊ में है। तो 243 का हमारा उत्तर है ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार है, बीड़ा है, सरोद है, तबला है। तो देखिए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है बीड़ा को। ज्ञान की देवी मां सरस्वती का ये प्रिय यंत्र है और वैदिक साहित्य में भी इसका उल्लेख किया जाता है। तो 244 का हमारा उत्तर है बी, बीड़ा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुर बहार संगीत के इमाद खानी घराने के लिए जाना जाता है? तो देखिए संगीत के घरानों से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगरा, लखनऊ, इटावा, वाराणसी। तो इसका उत्तर हमारा है सी, इटावा। अगला, मेघालय का लोक नृत्य है नाटी, लोहो, बंबू नृत्य, खांटूम। तो मेघालय का लोक नृत्य है लोहो। तो 246 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। वांगला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में, मेघालय में, मणिपुर में, त्रिपुरा में। तो देखिए वांगला उत्सव इसका नाम है, तो ये हमें सुनने में समझने में लगता है कि बंगाल से जुड़ा हुआ है, लेकिन असल में ये बंगाल से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मेघालय से जुड़ा हुआ है और गारो जनजाति में ये वांगला उत्सव प्रसिद्ध है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? धर्म, राजनीति, कानून, परंपरा। तो सांस्कृतिक विलंबना के ये सभी कारक समझे जाते हैं, धर्म, कानून, परंपरा। राजनीति को इससे अलग रखा जाता है। तो 248 का उत्तर हमारा है बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? ए संगीत अकादमी, बी ललित कला अकादमी, सी साहित्य अकादमी, डी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो निश्चित रूप से संगीत अकादमी हमारा इसका उत्तर है। 249 का हमारा उत्तर है ए। 31 मई 1952 को इसकी स्थापना की गई, 1953 में इसका उद्घाटन किया गया फाइनली। अगला, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में। तो देखिए इन सभी राज्यों में
नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। अलग अलग पैटर्न है, लेकिन मोटे तौर पे सभी में ही मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल 250 प्रश्नों को हमने देखा। तो मॉडर्न हिस्ट्री से कुल 250 प्रश्न 2001 से लेके 2021 तक, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है आरओ का या यूडीए एलडीए के नाम से जब ये परीक्षा होती थी, तो कुल 250 प्रश्नों को हमने देखा। हालांकि कई प्रश्न ऐसे थे जिनका मतलब नहीं था, तो उन्हें हमने हटा दिया था। तो ये इतने प्रश्न हमने देखे। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी सीरीज के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।